जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 4 मई के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वे सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी रेडी हो जाएं, सभी लोग समय से क्लास में शामिल हैं। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। आज के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स है वो सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में देखेंगे। सभी लोग जुड़े और लास्ट में जो पिछले दिन का करेंट अफेयर्स है उसे भी एक बार रिकॉल करेंगे। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, लिंक सभी लोग शेयर करें। आगामी जो भी एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। डेली करेंट अफेयर्स में आप 10 से 15 मिनट दीजिए और अपने करेंट को बेहतर कीजिए। वीकली में रिकॉल कीजिए, फिर मंथली में ज़बरदस्त टेस्ट से गुजरिए, आपका पूरा करेंट बेहतर होगा। मैं चैलेंज देता हूँ। हाँ, लेकिन आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें, काफ़ी बेहतर होगा। और आइए आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर है 1 मई, सेकेंड है 2 मई, थर्ड है 3 मई और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 3 मई। 3 मई को हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1993 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, यानी कि 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ध्यान रखेंगे इस बार 30वीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। इसकी शुरुआत 1993 में किया गया था। साल 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए पहली बार मुहिम छेड़ी थी और 3 मई को प्रेस के आज़ादी के सिद्धांतों को लेकर एक बयान जारी किया था। और इसके 2 साल बाद यानी कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया और इस तरह से हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे। और इस बार का थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन। तो हर वर्ष का एक अलग थीम होता है, इस वर्ष का भी एक थीम है जिसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर 3 मई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चर्चा में रहे शरद गोविंद राज पवार का संबंध किस पार्टी से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। काफ़ी चर्चा में ये क्वेश्चन है, चर्चा में रहे शरद गोविंद राज पवार का संबंध किस पार्टी से है? ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस, सेकेंड है तृणमूल कांग्रेस, थर्ड है राकापा और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो शरद गोविंद राज पवार, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले शरद गोविंद राज पवार अभी राकपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और इसके वजह से वहाँ पर जो है राजनीति में काफ़ी हड़कंप मच गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इनका संबंध राकपा से है। और यह जो है शरद पवार, ये नाम महाराष्ट्र में जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। ये जो है वो महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। और अगर देखा जाए तो 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे के साथ कोई नाम सबसे प्रभावी माना जाता है तो वो नाम शरद पवार है, जो कि राजनीतिक कैरियर में इन्हें दिल्ली के लुटियंस में भी मजबूत स्थान बनाया और महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में भी इनका नाम ज़बरदस्त तरीक़ा से उछला। और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। अपने राजनीतिक कौशल में देखा जाए तो ये किंग मेकर की भूमिका निभाए हैं। छात्र राजनीति से ही एक जो है काफ़ी जुड़े हुए थे पॉलिटिक्स में। और इस तरह से ध्यान रखेंगे शरद पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए, इसलिए चर्चा में है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में SCO संघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबानी करेगा।
तो 4 मई से जो है यानी कि आज से एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबानी कौन सा जगह हो रहा है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। ऑप्शन है 1 नंबर नई दिल्ली, सेकंड है गोवा, थर्ड वाराणसी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबानी कौन करेगा, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर गोवा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। गोवा में गोवा मेजबानी कर रहा है 4 मई से। अगर हम बात करते हैं एससीओ की, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा संघाई एक शिखर सम्मेलन की स्थापना किया गया था और भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य 2017 में बने थे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे एससीओ संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था और भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे 2017 में। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे और इसका बैठक गोवा में होने जा रहा है, जिसकी अगर जो है मेजबानी देखा जाए तो भारत कर रहा है और भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक अभी चर्चा में है, थोड़ा इसका आंसर आप लोग करें कि विक्ट्री सिटी जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है 1 नंबर शशि थरूर, सेकंड है सलमान रश्दी, थर्ड है अरुंधति राय और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग इसका आंसर करें। इसमें जो है मध्यकालीन शहर जो हम्पी के आसपास के क्षेत्र, इसी से आधारित ये पुस्तक है। विजयनगर साम्राज्य के कर्नाटक के बर्बाद स्थल के बारे में बताया है इस पुस्तक में। तो और इस पुस्तक के अभी हाल ही में जो है वो शशि थरूर जो है वो काफ़ी तारीफ़ किए हैं और उन्होंने कहा है कि इसे जो है वो इस पुस्तक के लेकर जो है जो इसके लेखक हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इसके लेखक जो है सलमान रश्दी है। सलमान रश्दी की ये पुस्तक है और शशि थरूर के द्वारा कहा गया कि इस पुस्तक के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाए। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे सलमान रश्दी, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन हो रहा है कहाँ पर। तो पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है जापान, सेकंड है सिंगापुर, थर्ड है अर्जेंटीना और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे बी नंबर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में इसका आयोजन हो रहा है, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूरोप को रिफाइन ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है कि यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना। ऑप्शन है 1 नंबर भारत, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है सऊदी अरब, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश भारत बन गया। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 1 नंबर होगा, भारत सबसे बड़ा देश बना है। ये आपका रसिया यूक्रेन युद्ध के प्रभाव है कि भारत यूरोप को सबसे अधिक रिफाइंड ईंधन आपूर्ति करने वाला देश बना है। आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया, इनका नाम क्या है। महात्मा गांधी के पोते का निधन हुआ, इनका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अनिल गांधी, सेकंड है अरुण गांधी, थर्ड है संजय गांधी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया, इनका नाम क्या है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर बताएं। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अरुण गांधी। अरुण गांधी का निधन हो गया, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबी प्राचीन मूर्ति कहाँ पर मिली है। आंसर बताएं सभी लोग। अभी हाल ही में महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबी प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली। मिस्र, सेकंड है जापान, थर्ड है इटली और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये प्राचीन मूर्ति जो है वो मिस्र से मिली है। आपको ध्यान रखना है मिस्र से मिली है और ये मूर्ति रोमन साम्राज्य के शासन में भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालते ही है। तो इस तरह से यह मूर्ति को पोलिश अमेरिकी पुरातात्विक मिशन ने खोजा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि रोमन साम्राज्य को दुनिया के कई क्षेत्रों से जोड़ता है और पत्थर से बनी मूर्ति 71 सेंटीमीटर लंबी है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि भारत और रोम के बीच जो है
वह व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालती है भारत और मिस्र के बीच। तो ध्यान रखेंगे ये महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबी प्राचीन मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला, तो मिस्र से मिला है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग जो क्वेश्चन कल के लगभग 8-9 क्वेश्चन थे उसे भी एक बार रिकॉल करते हैं, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हाल ही में इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, जिसका थीम था सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना। तो इसका आंसर 1 मई। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 3 था कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती, यानी कि 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने, तो इसका आंसर होगा अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में LIC के नए चेयरमैन कौन बने। हाल ही में LIC के नए चेयरमैन कौन बने, तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती, जो कि MR कुमार का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला है। विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला, तो बिहार को मिला है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई, तो इसके तहत 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में ये 4 डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में PM मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, तो कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल डी नंबर 91। और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर बी नंबर होगा देवदत्त चंद्र। तो इस प्रकार आज के कुल हम लोग 8 क्वेश्चन और कल के 9 क्वेश्चन को देखें। आप सभी से 1-2 बार और देख ले, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको रिकॉल अच्छा से हो जाए, अच्छा से याद हो जाए, ताकि आपको एग्जाम के समय कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही आप देखते रहें, करंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। करंट पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करें, वीकली में रिकॉल करें और मंथली में टेस्ट करें। करंट आपको कभी धोखा नहीं देगा, बस इतना आप करते रहें। ठीक है, तो आज अभी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।